सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज दिन भर सियासी माहौल खासा गर्म रहा और उसकी वजह थी निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे, अगर उन्होंने जमानत नहीं ली तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर उनके इस बयान पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का सामने आया। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बयान हद से तजावुज़ है और ऐसा कोई भी बयान देने से पहले आप शेख रशीद का अंजाम इस वक्त देख लें और फिर कोई बयानबाजी करें। अब उनके इस बयान का, उनके इस रद्द-ए-अमल का क्या मतलब है? और मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ ने भी अपने अपने तौर पर तनकीद की और ये कहा कि आप मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं, आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इस तरह की सियासी बयानबाजी से गुरेज करें। तो अब इस बयान के रिएक्शन के बाद फिर वजाहत भी आई वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की और उन्होंने कहा कि उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर समझा गया। और बिल्कुल इसी तरह एक बयान दिया था निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने 2 रोज़ पहले इलेक्शन से मुताल्लिक के चेयरमैन PTI के बगैर भी साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जा सकता है और जो लोग इस वक्त 9 मई के वाक़यात के बाद जेलों में हैं, उनके बगैर भी ये इलेक्शन साफ शफाफ हो सकता है। अब उनके उस बयान पर आज एक वजाहत आई है निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि वो बयान उसमें किसी की मुखालफत या किसी की हिमायत से मुतालिक बात नहीं की गई थी, बल्कि सिर्फ साफ व शफाफ इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक बात की गई थी। अब चेयरमैन PTI से मुतालिक भी इस वक्त अपडेट ये है कि उन्हें अटक जेल से अब से कुछ देर पहले रवाना कर दिया गया है अडियाला जेल की जानिब, जहां पर उन्हें साबिक वज़ीर आज़म वाली सहूलियात मिलेंगी। वहां पर उन्हें अटैच बाथ, 2 मुलाजमीन, मर्जी का खाना और भी कई सहूलियात जो कि साबिक वज़ीर आज़म को मिला करती हैं, वो उन्हें मिला करेंगी। अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वो इलेक्शन के आने तक क्या जेल में ही रहेंगे या जेल से बाहर आना मुमकिन हो सकेगा? और फिर खुद PDM की हुकूमत पर अंदर से ही तनकीद हुई और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी गुज़िश्ता रोज़ का एक इंटरव्यू बड़ा अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फैसले आवाम की भलाई और रिलीफ के लिए होने चाहिए थे वो नहीं हुए और उन्हें बड़ी मायूसी हुई है PDM की हुकूमत से। तो आने वाले इलेक्शन कितने साफ शफाफ हो सकते हैं? जो बयानात से इस वक्त सियासी माहौल गर्म हो रहा है, उसकी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कितनी अहमियत है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 90 दिन में इलेक्शन चाहती थी, अब उसका क्या स्टांस है जब जनवरी के आखिर तक ये इलेक्शन का सिलसिला जा रहा है? इस पर गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा रुकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो शर्मिला फारूकी साहिबा, आज जो सरफराज बुगटी साहब का बयान आपने सुना, कोई हैरत तो आपको नहीं हुई? चूंकि कुछ रोज पहले हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था, आप लोग ही कह रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बड़ा साजगार माहौल है नून लीग के लिए, लेकिन अब निगरां हुकूमत के वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे और अगर उन्होंने जमानत नहीं ली तो उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। तो इससे वो तासुर जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला था, क्या वो जाहिल हुआ है? जी शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब के हवाले से जो उनकी लीगल टीम है वो तो उस पर बेहतर तबसरा कर सकती है। आई डोंट रिप्रेजेंट PMLN, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर मियाँ साहब पे कोई मुकदमा है जो कि हमें मालूम है, तो या तो उसमें ज़मानत हो उनकी या तो फिर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने बेगुनाही में उनके लीडरान ने बड़ी जेलें काटी हैं, बड़े मुकदमात भुगते हैं, जेलें काटी हैं। फरियाल तालपुर साहिबा को पिम्स अस्पताल से घसीटते हुए ले गए, सदर जरदारी साहब 11.5 साल जेल के अंदर रहे, हमारे मुख्तलिफ लोग, यहाँ तक कि हमारे स्पीकर असेंबली को 4 साल बेल नहीं मिली। तो हमने कभी उफ तक नहीं की। हमने कहा ठीक है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हम बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी बुर्दबारी के साथ हमने मुकदमात का सामना किया। अब ज़ाहिरी बात है कि बाकियों को भी इससे कोई सबक सीखना चाहिए और कोई एक इनकरेजमेंट होनी चाहिए कि जो मामलात हैं उनको कानूनी तौर पे डील करें। सो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड वाली कोई बात है। नहीं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी, आप लोगों का एतराज़ ये था ना कि नून लीग को इस वक्त शायद फैसिलिटेशन मिल रही है और आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो अब नून लीग की टॉप लीडरशिप से मुतालिक इस तरह का बयान कि वो आएंगे, उनकी ज़मानत नहीं हुई तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे, तो इस बयान से पीपल्स पार्टी को कम अज़ कम एक ये इत्मीनान हुआ कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड शायद मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, चूँकि नून लीग की लीडरशिप से मुतालिक इतना सख्त बयान सामने आ रहा है।
देखिए, ये कानूनी मामला है और उसे कानूनी तौर से डील करना है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई बात नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो होती है जिस तरह बाकी सूबों के अंदर तरक्याती काम जारी हैं, लेकिन सिंध के अंदर तरक्याती काम रोक दिए गए हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रही है तारीख का, लेकिन PMLN जो है वो तारीख दे रही है इलेक्शन की। इसी तरीके से जो लोग शमूलियत करना चाह रहे थे पीपल्स पार्टी में, उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं जी आप PMLN ज्वाइन करें। तो ये जो सारे मामलात और वाक़यात और हालात में जिनका मंजर मैं आपको बता रही हूँ, ये इस बात की तरफ मुतवज्जो करते हैं कि कहीं ना कहीं जो हैं वो सही जानिब नहीं जा रहे, किसी एक जमात को कोई फेवरेटिज्म की जा रही है। तो ये तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब आपका फिर ये शिकायत है ना, तो उनसे आपने अपनी इस शिकायत को क्या एज रिटन में या बाकायदा तौर पर उन तक ये शिकायत पहुंचाई? उनका रिस्पांस कोई आया कि हाँ इस तरह हो रहा है, या उन्होंने कंसीडर किए इन चीज़ों को? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा इन राइटिंग ये भेजा है कि ये तरक्याती प्रोग्राम्स वो हैं जो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके घर बन रहे हैं। और अगर ये रुक जाएंगे तो बेचारे जो सड़कों पे बैठे हुए बेचारी आवाम है सिंध की, वो जो है वो शदीद मुतासर होगी। ठीक है, और फिर सियासी तौर पर इज़ारे ये जो सिंध के मुतासरीन की, जो सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो मियाँ साहब की वापसी अगर नहीं होती इस तारीख को, और ये जिस तरह के बयानात सामने आए उसका अगर थोड़ा प्रेशर महसूस करती है मुस्लिम लीग नून, तो फिर उसका फ़ायदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। नून लीग की कैंपेन उस तरह नहीं चल सकेगी मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में, जो उनकी मौजूदगी में चल सकती है। देखिए, ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे। इसका अगेन जवाब आपको बेहतर को PMLN का नुमाइंदा दे सकता है कि वो अपनी कैंपेन किस तरह चलाएंगे, कौन उनका फेस ऑफ द इलेक्शन होगा, कौन उनका PM का कैंडिडेट होगा, ये तो वही बता सकते हैं। बट आई एम श्योर दे हैव अ प्लान बी। अच्छा, तो कामरान मुर्तज़ा साहब, ये अब बयानात आपने भी सुने होंगे, और ज़ाहिर है जो केसेस मियाँ साहब पर थे, जिस तरह वो सज़ा काट रहे थे, उस वो जो कानूनी मामलात हैं उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो अब मियाँ साहब वापस आएंगे, अल अज़ीज़िया केस में उन्हें सरेंडर करना है, नहीं करते तो क्या सूरत हाल बनेगी? ज़रा कानूनी तौर पर भी बताइएगा, और उसका सियासी इम्पैक्ट क्या होगा। और अगर करते हैं, पहले से ये सारे उन्होंने बेल वगैरह ले ली, प्रोटेक्टिव बेल उनको मिल गई, तो फिर किस तरह के मामलात आगे मिलेंगे उनको? देखिए, ये सारा मेरा ख्याल है कज़िया स्टेटमेंट से शुरू हुआ है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया और फिर उस स्टेटमेंट को उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, या विड्रॉ नहीं किया तो उन्होंने कहा कि इसको नहीं। इनफैक्ट जो है ना, ये इसका बड़ा आसान सा जवाब ये कि अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो कुछ भी होगा वो कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है। कानून के पास दो रास्ते हैं। कानून का रास्ता एक तो ये हो सकता है कि अगर फर्ज कर लीजिए कि मेरे वारंट हैं, आपके वारंट हैं, आपके परपेचुअल वारंट है, तो वो अगर वो लैंड करेगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। और अगर इसका दूसरा तरीका जो एक्सेप्शन जो हो सकती है वो ये हो सकती है, कोई आके प्रोटेक्शन सीख करे कोर्ट में और कहे कि जी मुझे जना प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, मैं आपके पास सरेंडर करना चाहता हूँ, अपना केसेस हैं मेरे पास, तो कोर्ट उसको रोज प्रोटेक्शन दे भी सकती है और प्रोटेक्शन नहीं भी दे सकती। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी जो है वो नून ने बनाई होगी इस हवाले से, और द मोमेंट उन्होंने लैंड करना होगा, अभी तक वो उधर से फ्लाई शायद उन्होंने ना किया हो, उनका वो टिकट्स के साथ ही ये किसी भी हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे भी उन्होंने लैंड करना होगा तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोटेक्टिव बेल के लिए। और प्रोटेक्टिव बेल किसके बाद जो है ये कोर्ट की मर्जी पे होंगे। कोर्ट ने अगर बेल दे दी तो ठीक है, और अगर नहीं दी तो फिर अगेन जो है वो कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है। इसमें ना किसी को माइंड करने की ज़रूरत है। अगर कानून अगर आपके लिए तो मेरे लिए भी है, और शर्मिला साहबा के लिए भी है, हम सब के लिए। और हम कानून के सामने जब कानून की बात होगी तो हम इक्वल। तो कामरान साहब, यकीनी तौर पर स्ट्रेटजी तो बना ली थी उन लोगों ने, और लेकिन फिर मियाँ साहब के शायद एक दो बयानात ने, एक दो जो उन्होंने नाम लिए, उन्होंने शायद फिर कुछ काम ख़राब किया, चूँकि रातों रात शहबाज शरीफ साहब को वापस फ्लाई करना पड़ा, फिर मरियम साहिबा वहाँ पर गई, फिर मज़ीद कुछ गुफ्तो शनीद हुई है, फिर सारे प्रोग्राम को रीथिंक करना पड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तब्दीलियाँ ज़रूर की गई हैं। अब शायद बयानिया थोड़ा सॉफ्ट रखा जाएगा। देखिए, वो बयानिए में जो है ना, एक तो वो कानूनी गलती है। कानूनी गलती जो है मैं माजरत के साथ, हालांकि ये मेरा काम नहीं है मगर आपने पूछा, मैं अपनी राय का इजहार कर देता हूँ। कानूनी गलती ये है कि जजेस को जो है इम्यूनिटी मिली हुई होती है। ये नहीं हो सकता कि जज के किसी फैसले से, मैं उन फैसलों से खुद इख्तलाफ करता हूँ जो फैसले उन्होंने दिए,
फैसलों से मियां साहब जो है अफेक्टेड हैं, उनको नाराज़गी है, तो वो मैं उनसे खुद भी इख्तिलाफ करता हूँ, मगर इसके बावजूद उनको इम्यूनिटी है। आप उन फैसलों के हवाले से जो है ना उनको ये नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग का इनिशिएट करें, तो वो नहीं हो सकता। तो ये तो लीगल साइड हो। और दूसरा जो है ना वो एक्चुअली और फैक्चुअली जो है ना वो आप जर्नलों के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई इस मुल्क में कर पाए, ना हो पाई है, ना हो सकेगी फिल वक्त, हमको ये नजर नहीं आ रहा। तो वो उनको वो शायद इसमें ये स्ट्रेटेजी जो है उनकी, मैं कम से कम उससे इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने पहले ली थी कि आप ये वजन जब उठा नहीं सकते हैं, या एक कानूनी तौर पे एक वजन नहीं उठा सकते हैं और एक एक्चुअली और फैक्चुअली नहीं उठा सकते, तो फिर ऐसी जो है ना वो ऐसा नैरेटिव जो है ना वो बिल्ड करना जो बाद में जो है ना वो कंटिन्यू ना कर पाए, वो कंटिन्यू मेरे ख्याल है वो 2-4 दिन भी शायद नहीं। सही। तो शर्मिला फारूकी साहब, ये जो नैरेटिव लेकर मियां साहब चल रहे थे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यकीनी तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं करती होगी? चूंकि जिस नौयत के एहतसाब की वो बात कर रहे थे पाकिस्तान में और यहाँ के सियासी माहौल के मुताबिक तो बड़ा मुश्किल है वो एहतसाब होना। सियासी मंशूर होना क्या चाहिए सियासी जमातों का? हर एक सियासी जमात इलेक्शन से पहले एहतसाब का नारा लगा कर आती है मैदान में और फिर उसके बाद वो एहतसाब मुकम्मल हो नहीं पाता। तो ये पीपल्स पार्टी इत्तेफाक करती है मियाँ साहब का जो ये इतना सख्त बयानिया था जिसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं फिर से? देखिए जी, मियाँ साहब का बयानिया या अगेन ये उनकी जमात जो है उसका जवाब देगी। हमारा बयानिया ये है कि हमारा इस वक्त मुकाबला है बेरोज़गारी से, हमारा मुकाबला है गुर्बत से, हमारा मुकाबला है महंगाई से, और हमारा जो अज़म है वो ये है कि इस मुल्क की जो नौजवान कौम है जो मायूसी में मुब्तला है उसको मायूसी के अंधेरों से निकालना है। उनको दोबारा से उम्मीद दी है, बड़े वादे और इरादे किए गए जनाब इंसाफ का तराजू लेके, लेकिन वो तमाम के तमाम वादे चकनाचूर हो गए और कौम बड़ी मायूस हो गई है। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की जो एक लहर शुरू हुई उस दौर से वो आज तक थम ना पाई, और आपने देखा कि जिस तरीके से लोग जिनके पास वसाइल थे और जो ये काम कर सकते थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और ये बहुत ही एक अफसोसनाक और तकलीफ़ दे और अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हमें इस मुल्क में दोबारा से मईशत की बहाली करनी है, हमें लोगों को उम्मीद देनी है, लोगों को रोज़गार देना है, लोगों को छत देनी है, लोगों को सेहत की सहूलियात देनी है, और न जाने वो तमाम लोग जो इस वक्त एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पा रहे हैं उनको हमने दोबारा से इस मुल्क के अंदर वो मोहब्बत और वो उम्मीद का जज्बा दिलाना है जो उस पाकिस्तान के क़याम पे था। सही। तो अब शर्मिला साहब, ज़ाहिर है ये जो आपका मंशूर है इस पर अमल करने के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती है तभी अमल हो सकता है। अगर आप एक बार फिर कोलिशन गवर्नमेंट में जाते हैं तो फिर जिस तरह पीडीएम में इकनॉमिक पॉलिसी पर आप लोग को इख्तलाफात रहे और अब आप उसको नून की इकनॉमिक पॉलिसी कह रहे हैं, तो फिर आगे इस तरह के मामलात आगे मुश्किल हो सकते हैं। तो ये जो पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी थी उसमें आपके इस मंशूर पर कोई अमल हुआ? उसकी इकनॉमिक टीम की कारकर्दगी से आप लोग मुतमईन हैं या वहाँ पर भी इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, बात ये है कि अभी तो हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए, फिर इलेक्शन का शेड्यूल चाहिए, हमें इलेक्शंस में जाना है। जब इलेक्शंस होते हैं तो फिर देखते हैं कि आगे क्या मामलात तय होते हैं, क्या मामलात बनते हैं, कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आता है या कोalition गवर्नमेंट बढ़ती है। लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई भी जमात इस मुल्क को अकेले इसका सुधार कर सकती है, और हम यही कहते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट हम सब ने साथ मिल के चलना है। कौन होगा जो महंगाई ख़त्म नहीं करना चाहेगा या बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना नहीं चाहेगा या गुर्बत का ख़ात्मा करना नहीं चाहेगा? अगर वो नहीं करना चाहता तो फिर वो इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, इस मुल्क की आवाम से मोहब्बत नहीं करता। तो इसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन शर्मिला साहब, इलेक्शन की डेट आप लोग मांग रहे हैं, एक मुद्दत, एक वक्त का तो तयन हो चुका है कि जनवरी के आखिरी हिस्से में होने, आखिरी 10 दिन में होने। अब वो 21 जनवरी से वो 31 जनवरी तक कोई भी तारीख हो सकती है, तो वो एक क्लैरिटी तो आ गई है। हाँ, एक एक्चुअल डेट ज़रूर नहीं ऐलान किया गया, लेकिन इस हद तक तो बता दिया गया कि होने कब हैं। अब एक रफ़ आइडिया तो आप लोगों को है कि हाँ जी इस मुद्दत में होने हैं, तो उस पर भी इख्तिलाफ है आप लोगों को? देखिए, हमें रफ़ आइडिया नहीं चाहिए ना, इस कौम को रफ़ आइडिया नहीं चाहिए, इस कौम को तारीख चाहिए, इस कौम को इलेक्शन शेड्यूल चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा जब भी यही था, आज भी यही है, उस वक्त तक यही रहेगा जब तक इलेक्शन की वाज़ेह तारीख नहीं आएगी। हमने कभी नहीं देखा या कभी सुना ऐसी चीज़ कि जी फ़लाँ महीने की फ़लाँ हफ्ते के अंदर इलेक्शन होगा। तारीख आती है जी, तारीख तो आपने देनी है, तो तारीख दें।
लेकिन शर्मिला फारूकी साहब ये अभी मैं कामरान साहब से भी पूछूंगा कि लीगली जब तक ये हल्का बंदियों वाला मामला नहीं निमट जाता तो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान कर भी सकता है या नहीं। ये अभी चूंकि उसका शेड्यूल दिया है इन्होंने, तो 30 नवंबर को शायद अब वो इलेक्शन की डेट देंगे, तो उस वक्त तक इंतजार आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है? देखिए जी, इस मुल्क में बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ी घबराहट है, बड़ी बेचैनी है कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। हल्का बंदियाँ एक आइनी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन बखूबी उसे पूरी कर रहा है, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने में किसी किस्म का कोई अभाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन की तारीख आज भी आ सकती है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो सकता है। सही। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, ये क्यों अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, जब इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि हमें जनवरी के आखिरी हिस्से में ये इलेक्शन करवाने हैं, तो एक डेट भी दे देते ताकि जिन सियासी जमातों का ये एतराज़ है और ये डिमांड है इलेक्शन कमीशन से, उन्हें भी थोड़ा इत्मीनान हो जाता। आपको क्या कानूनी तौर पर क्या इलेक्शन कमीशन अभी बाउंड नहीं है देने का 30 नवंबर से पहले, या क्या इसमें कानूनी मामला हो सकता है? ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये हमको 90 डेज में इलेक्शन कर, जो 2-4 दिन पहले असेंबली को तोड़ा गया है, तो उसका मकसद यही था कि 60 की बजाय अब 90 डेज। तो जब 60 की बजाय हमने उसको किसी तरह से जो है 27-28 दिन जो है ना वो अपने लिए मजीद बढ़ा लिए, 2-4 दिन पहले असेंबली तोड़, तो इस 90 डेज का मतलब 90 डेज ही होना चाहिए था। फिर वो 190 डेज या इसके आसपास जो है ना वो मामले को नहीं जाना चाहिए किसी सूरत। और ये डेट देनी थी 48/5 में, सदर पाकिस्तान ने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने एक ने दूसरे को पास दिया, दूसरे ने तीसरे को पास दिया, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, इस तरह से ये मामला चलता रहा। और अभी जो है ना वो अल्टीमेटली वो महीना वो बताया जा रहा है जो इस महीने में आमतौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ करते। आज भी हमारी एक मीटिंग थी जिसमें इलेक्शन साहब और बाकी कमीशन के सेक्रेटरी से नीचे का स्टाफ का मौजूद थे। आज भी हमने ये कन्वे किया उनको अपने तौर पे सेनेट की तरफ से कि आप जो है ना वो इलेक्शन की कोई डेट करें और इसको जो आप जनवरी का महीना बता रहे, जनवरी के महीने को जो है ना इसको इस तरफ आइए, इसको स्क्वीज करिए और उसके लिए जो है ना वन टाइम जो है उसमें में 20 में 21 में ये वन टाइम जो है वो अमेंडमेंट लाई जा सकती है, सनसेट क्लास डाला जा सकता है जहाँ पर रिक्वायर्ड है वो 7 डेज बाकी, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गया और स्पेशल सर्कमस्टांसेस को स्पेशल उसके साथ जो है ना वो करिए और उसके लिए ऑर्डिनेंस ला के। अब मसला ये है कि एक तरफ दस्तूरी रिक्वायरमेंट है और एक तरफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। हम जो है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए दस्तूरी रिक्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज दुरुस्त नहीं है। हमको उस दस्तूरी फ्रेमवर्क के अंदर आने के लिए स्टैट्यूट को जो है एक दफ़ा के लिए अगर हम ऑर्डिनेंस कर ले और उस मामले को चला लेते। आज भी हम जब हमारी पार्टी की मीटिंग थी उस दिन भी हमने इलेक्शन जिसमें चीफ साहब भी थे, पार्टी मेंबर्स भी थे, कि इसको स्पीच करिए और इसको देना कोशिश करिए कि अगर नहीं लाएंगे तो जिस तरह से शिकून जाएंगे और उसका एक नतीजा वो मईशत पे मजीद खराबी की सूरत में निकलेगा। लेकिन कामरान साहब, ये अब आप ये 90 डेज में इसको स्क्वीज करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर एक तो उनका रिस्पॉन्ड क्या है और फिर क्या अब ये मुमकिन हो सकेगा, चूंकि ऑलरेडी 45-46 डेज तो गुजर चुके हैं। 9 अगस्त से आप ये देखें कि आज हम 26 सितंबर तक आ चुके हैं, तो जिस पेस से जिस स्पीड से इस वक्त इलेक्शन कमीशन ये सारा काम कर रहा है, आपको लगता है कि ये 90 दिन में सब कुछ सिमट जाएगा और इलेक्शन भी हो सकते हैं? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आप जो है ना वो तकरीबन जो है वो 45-50 दिन गुजार चुके हैं, मगर अब स्टिल इसको जो है ना महीना मजीद इस तरफ किया जा सकता है या महीने से भी ज्यादा इसको इस तरफ लाया जा सकता है अगर एक ऑर्डिनेंस का सहारा ले लिया जाए और मुतल्लिका सेक्शंस को वो एक दफा के लिए वन टाइम अमेंडमेंट सनसेट क्लास के साथ कि वो उसके बाद जो है वो कभी यूज नहीं होगी और वो आप करके उसको इस मामले को जो है ना वो अभी भी जो है वो आप जनवरी से पहले ला सकते हैं, बल्कि काफी सारा पहले ला सकते हैं। और उसके नतीजे में अगर कोई डेट आप दे देते हैं तो मईशत में भी जो है ना एतमाद बढ़ेगा, उसका पहिया भी शायद चल पड़े। वरना जो है ना ये आप इस
तरह से कि डॉलर्स पकड़ लिए, बिजली चोर पकड़ लिया, फलाना पकड़ लिया, ढिमकाना पकड़ लिया, इस तरह से मैशत नहीं चलती और न चलेगी। ठीक है, चलो एक ब्रेक लेते हैं। कारा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ साहब ने भी एक बड़ा दिलचस्प बयान जिस पर वजाहत सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर वो इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहते, बल्कि तमाम सियासी जमातों को वो मसावी मौका देना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर उनकी हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ साहब की जानिब से जब एक टीवी इंटरव्यू में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, तो उसका एक तासुर ऐसा उभरा कि शायद अगले आने वाले इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने की बात की जा रही है, उनके चेयरमैन को माइनस करने की बात की जा रही है। लेकिन आज मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से ये बयान सामने आया कि तमाम सियासी जमातों को उनका मसावी मौके दिए जाएंगे और किसी भी सियासी जमात के हक में या मुखालफत में निगरान हुकूमत काम नहीं करने जा रही, बल्कि जो कानून कहेगा कानून के मुताबिक हम हर सियासी जमात को ट्रीट करेंगे। अब आज उसके बाद ये कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर आज अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है चेयरमैन पीटीआई को और वहाँ पर उन्हें साबिक वज़ीर आज़म वाली सहूलियात भी दी जाएंगी। तो अपने मेहमानों से इस नुक्ते पर गुफ्तगू करते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब एक कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में मौजूद होगी तो कितना टफ टाइम वो दे सकती है। शमीला फारूकी साहबा, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी मैं ज्वाइन किया है। तो मुजाहिद साहब, ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ इस सेगमेंट में आपसे मैं करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन में अगर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है वो अपनी किस कुव्वत के साथ मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके अहम रहनुमा और उनके चेयरमैन शायद उस इलेक्शन में मौजूद ना हो, तो उसके बगैर कितनी बड़ी फोर्स के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नजर आ सकती है? ये तो बात की बात है। पहले तो यह बताइए, इलेक्शन की बेटी नहीं आई तो इलेक्शन में गुफ्तगू क्या की जाए? इलेक्शन से पहले ये निगरान प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन होंगे, तो अभी तो पहले तो इलेक्शन तो उसकी जो प्रोसेस तो शुरू होने दें। क्या क्या पाबंदियां होंगी, क्या क्या शराइत होंगी, किसको इससे लेने दिया जाएगा, क्या इमरान खान का नाम इस्तेमाल होगा, क्या उनका झंडा रहेगा, क्या जैसे भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी शहीद बेगम तस्वीर के बगैर, क्या नवाज शरीफ के बगैर ये इलेक्शन मिनिस्टर रहेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर अभी तो उन्हें सजा भी नहीं हुई है, तो इससे पहले कि ये जो आपने बहुत आगे की बात कह दी कि उन्हें उम्मीदवार मिलेंगे, जनाब अगर सॉरी टू से ये मैं नहीं कह रहा, कल आपने सैयद मशाहिद हुसैन सैयद जैसे जहां दीदा सियासतदान से ये सुना कि इमरान खान जो हीरो थे वो हीरो बना दिया, तो ये जो मुजाहिद साहब उन्होंने तो मुजाहिद साहब असल में आपने चूंकि दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन किया, हम पहले सेगमेंट में मियां साहब की वापसी और जो उनको कानूनी मुश्किलात होंगी उससे मुतालिक हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर मियां साहब की वापसी से मुतालिक आप भी कमेंट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि वो नहीं आएंगे या लग रहा है कि आ जाएंगे और 21 अक्टूबर को ही आएंगे, तो इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। देखिए, आज वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मियां साहब का आना इलेक्शन से मशकूक है। अगर इलेक्शन मशकूक है तो उनकी आमदी मशकूक है। 4 साल से हम सुन रहे हैं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ जाए, अल्लाह करे वो अपने आना भी चाहते हैं, वो आ जाए। और लेकिन खुद उनकी पार्टी ने कंफ्यूजन और इबहम पैदा किया है उनकी आमद के सिलसिले में। अब जो है नैब के जो 1800 केसेस को ने उसने मजीद इबहम पैदा कर दिया है। अब जो बुक्टी साहब ने बयान दिया है उसका देखिए किस तरीके से, यानी कोई ये तहरीक इंसाफ का वजीर दाखिला तो नहीं था, सरफराज बुक्टी ने यही कहा था कि अगर जमानत नहीं होगी तो वो जेल जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि यानी आप और करें, इतना इंतकामी जज्बा राना सनाउल्लाह के दिमाग में है कि कहता है कि शेख रशीद जैसा हशर करेंगे। अतर तारड़ कहता है कि जाइए कई साल तुम्हें जेल रहना पड़ेगा इमरान खान के लिए। इस तरह आप सियासत करेंगे? ये लेवल प्लेइंग फील्ड, ये आप माहौल बना रहा है इलेक्शन के लिए। जब आप इसका मतलब ये कि आप समझ रहे थे कि ये निगरान जो है नून लीग की तसलसल होगा और शायद इसके जरिए वो काम आप जारी रखेंगे जो करते रहेंगे। मेरे ख्याल में इन्हें बहुत बड़ा धचका पहुंचा है जब उन्होंने ये सुना कि सरफराज बुक्टी ये कहता है कि जनाब एयरपोर्ट बड़ा हसास इलाका है, हुजूम को आने नहीं दिया जाएगा। मुजाहिद साहब, ये नून लीग के रहनुमाओं के जो बयानात हैं, क्या ये धमकी के जुमरे में आते हैं? वैसे अभी कानूनी तौर पर कामरान साहब से मैं पूछूंगा, लेकिन आप बताइएगा इसको क्या धमकी समझा जा सकता है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जी,
जी मुजाहिद साहब, ये नून लीग के बयानात, क्या इसको हम इसको धमकी आमेज बयान समझें, इसको क्या धमकी के जुमरे में लें? तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए इसको तो। अच्छा, क्योंकि अब तो तकरीबन इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है कि जो वो कहते हैं कि शेख रशीद जैसा हशर बनेगा सरफराज मुफ्ती का, यही कहा ना उन्होंने। और अताउल्लाह ने कहा कि कई साल तक इमरान खान को जेल में रहना पड़ेगा। और वो आज आप देखें कि हथकड़ियां पहना के लाया जा रहा है। औरतों के साथ क्या किया जा रहा है जनाब, बार बार जमानत होती है फिर उन्हें वो कर दिया जाता है। ये आप जो बात कह रहे हैं कि वो उम्मीदवार कहाँ से मिलेंगे, आपको भी पता है पीपल्स पार्टी का नाम भुट्टो खानदान है, चाहे शिराजी हो, जकरानी हो, बिदानी हो, कुरैशी हो, गिलानी हो। नून लीग का नाम नवाज शरीफ है, चाहे तलाल हो, ये हो, फलां हो, ये हो। तो खंबे जो है इमरान खान के नाम पर खड़े होंगे तो जीतेंगे। जैसे खम्बों की एक लाइन में गिनाऊं, ये अली जैदी क्या जीत सकता है कभी दोबारा? क्या वो जो छोड़ के 3 ग्रुप गए, आपने देखा नहीं क्या हुआ था 25 मई के ज़िमनी इलेक्शन में? 25 में से 22 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीती थी। उन सीटों पर जहाँ वही उन जो थी जहाँ पहले जहाँ वो जीतते चले आए थे। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में आपने इलेक्शन नहीं देखा? तो बदकिस्मती है पाकिस्तान में पार्टियां शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर हैं। मैं तो इन्हें पार्टियां क्या, मैं तो लिमिटेड कंपनियां कहता हूं। अच्छा ठीक है मुजाहिद साहब, जरा साथ ही रहिएगा आप, चूंकि अब शर्मिला फारूकी साहिबा से भी हमें जानते हैं। जरा शर्मिला साहिबा, ये राना सनाउल्लाह साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब बड़ी सीनियर पोस्ट पर अपनी पार्टी में भी हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी अब बन चुके हैं। तो ये इस तरह के बयानात, फिर मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से बयान आया, तो जिन बयानों में एक धमकी का अंसर मौजूद हो, क्या ऐसे बयानात सियासतदानों के आने चाहिए, और वो भी जो सिटिंग केयर टेकर मिनिस्टर से मुताल्लिक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केयर टेकर वुज़रा का काम ही नहीं है इस किस्म के बयानात देना। उनका काम है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, और उनका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना। दैट इज़ इट। यहाँ तो कोई वुज़रा कहता है कि वज़ीर कहता है कि जनाब मैं $8 बिलियन से $35 बिलियन एक्सपोर्ट कर दूँगा। अरे भाई, 3-4 महीने में कैसे करेंगे आप? गुफ्तगू देखें आप। फिर एक कमेटी बन जाती है वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसमें ये अनइलेक्टेड वुज़रा हैं जो पार्लियामान के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई मुख्तलिफ़ कवानीन में उसको रिव्यू कर रहे हैं। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं कि इलेक्टेड पार्लियामेंट, उसके इलेक्टेड लोग जो कवानीन बना गए उसको ये लोग बैठ के रिव्यू करेंगे। अच्छा, इस किस्म की बहुत सारी गुफ्तगू है। और फिर यहाँ पर भी अभी आपने बताया, बुगटी साहब एक बात कह रहे हैं, सोलंकी साहब दूसरी बात कह रहे हैं। ये इनका मैंडेट ही नहीं है। अच्छा, मैंने पहले ही आपसे कहा, कानून हरकत में आता है, कानून एज पर लॉ तमाम कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है। ठीक है, लेकिन शर्मिला साहब, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई या फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, अब जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो तो ये पूरी करेंगे ना, चाहे वो डे टू डे अफेयर्स ही हों। अब अगर कोई एक बड़ी शख्सियत वापस आ रही है और कानून को हरकत में आना है, तो इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर में जो इदारे काम कर रहे होते हैं वही जाएंगे ना गिरफ्तार करने। अगर कानून उनको कहेगा तो वो उससे मुताल्लिक अगर बात कर रहे हैं तो आपकी नज़र में वो नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहले वो बड़ी शख्सियत आए तो सही, अभी उनके आने में कोई महीना पड़ा हुआ है, अभी से आप बयानात पे बयानात हो रहे हैं। अगेन, इससे क्या तासुर पहुंच रहा है? कंफ्यूजन हो रही है ना। फिर उधर से बयान आएगा, फिर ये बयान देंगे, फिर उसकी वजाहत देंगे। अभी ये कौम जो है ना, इन चीज़ों की मुतहम्मिल नहीं है। इस वक्त मसला मसाइल जो इस मुल्क का है वो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, बिजली महंगी है, पानी मिल नहीं रहा, गैस मिलती नहीं है, पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही। ये मसले हैं यार, इनके ऊपर तवज्जो दें, इनके ऊपर कोई बात करें। ये मतलब इस किस्म की गुफ्तगू ये करना, अभी तो उन्होंने आना है, उनका प्लान है, वो जब तक आएंगे तो फिर देखा जाएगा जो होगा। चलें, केयर टेकर मिनिस्टर्स का तो ये मैंडेट नहीं है, लेकिन जो इलेक्टेड नुमाइंदे जो पिछली हुकूमत में मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जब उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आएँ जिसमें वाज़े पता चल रहा हो कि धमकी है, वो अंजाम को पहुँचाने की बात कर रहे हैं, वो नताइज बता रहे हैं कि कल को आपको क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, तो क्या ये बयानात मुनासिब हैं इस सारी सूरत हाल में? देखिए, हम तो कहीं बाहर गए नहीं हैं। अब ये इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये तो आप सवाल उनसे पूछें, वही जवाब देंगे कि उनको ये जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
पीपल्स पार्टी तो कभी बाहर नहीं जाती जी, मुकदमा यहीं बैठ के हमने फेस किए हैं। ठीक है। भुट्टो शहीद से लेकर छोड़ के गए, ना बीबी गई, ना आसिफ अली जरदारी साहब गए, सब यहाँ बैठे थे। तो हमें तो ये आने जाने की कहानी समझ पहले ही नहीं आती है। ठीक है, कभी चलें। जद्दा, कभी कैसर अहमद लंदन। शेख साहब हैं नून लीग हमारा से हमारे तो साथ। वतन ये है, तो अब पाकिस्तान नून है, लीग का हम मौके तो उनसे जान लेते हैं। कैसर साहब, ये मियाँ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं, कानून हरकत में आएगा, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सरफराज भुट्टी साहब का बयान तो कानून के ही अमल दरामद से मुतालिक था ना, फिर उस पर इतने संगीन उस पर बयानात, इतनी उस पर धमकियाँ कि जी आपको शेख रशीद वाला अंजाम देख लें, आप हद से तजावुज़ कर रहे हैं। तो एक मिनिस्टर, क्या जो इंटीरियर मिनिस्टर हो, वो बयान भी नहीं दे सकता किसी शख्स की वापसी से मुतालिक और कानून पर अमल दरामद से मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है, अब वो बयान दे सकते हैं जिस तरह आपने कहा कि वो क्योंकि मिनिस्टर्स हैं वो अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन उस पर रिएक्शन भी करना हर हम पॉलिटिशियंस का अपना अपना काम है। अगर जो रिएक्ट कर रही है हर पार्टी अपने हिसाब से, वो समझते हैं कि नहीं इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था, तो उनका अपना कमेंट है और किसी को आप रोक तो नहीं सकते ना, तो ना दे या वो मिनिस्टर साहब जो कहें उस बात को उसी तरह लिया जाए। तो ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, हर एक का हक है और यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो मिनिस्टर साहब ने जरा बयान थोड़ा सा हट के दिया है ना, उनको भी केयरफुल होके, क्योंकि वो इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उनका काम तो डे टू डे वर्किंग ज्यादातर है। ये जो पॉलिसी लेवल की बातें हैं ना, और जो या सियासत में डायरेक्ट जो उन्होंने बात की है, तो जरा उनको एहतियात तो ताकि किसी पार्टी को इसमें एतराज ना हो। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन ऐसा हो और परसेप्शन उसका ये बने कि हर पार्टी को बराबर का हक मिल रहा है, और यही मेरे ख्याल में सब इंटरिम मिनिस्टर्स को यही रोल प्ले करना चाहिए। ज्यादा एक्टिव होके अगर वो चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो पॉलिटिक्स में किसी की साइड है। तो कैसे सब चले, उनकी तरफ से बयान आया जो आप लोगों की नज़र में नहीं आना चाहिए था, नामुनासिब था, लेकिन जो रद्द-ए-अमल आपकी तरफ से आया, जो राना सना साहब ने गुफ्तगू की, वो तो एक समझें कि उन्होंने धमकी दे दी कि आप शेख रशीद का अंजाम देख लें, उसी तरह आपको जेल में रहना पड़ेगा और कई सालों तक रहना पड़ सकता है। तो ये क्या इस तरह के अल्फाज या ये रवैया, ये मुनासिब अमल था? मैं समझता हूँ कि ये रवैया भी एहतियात हमें करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, ठीक है, इस तरह का शेख रशीद का अंजाम की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा हमें मोहतात होगी, ये कोई ऐसा अच्छा बयान नहीं है मेरे ज़हन में, क्योंकि अभी हमें देखिए ना, ये जो हालात जो दिगर गू हैं, जो इकनॉमिक सूरत हाल है, जो हमारी कंडीशन है, हमारे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसमें तो सबको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ, यही तो मुश्किल है कि पॉलिटिकल टर्माइल हमारा खत्म नहीं हो रहा। पॉलिटिकल टर्माइल को हमें खत्म करके ऐसे इलेक्शन कराने पड़ेंगे जिसमें नजर आए कि ये साफ सुथरे इलेक्शन हो रहे हैं और सबको उसमें मौका मिल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी अभी तक जो मुल्क में मसले हुए हैं ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि आपस में पॉलिटिकल टर्माइल हुआ, हम एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठे। तो हमें अपनी अपनी पॉलिसी जरूर करनी चाहिए थी और उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है, चले, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उस बयान को भी, जो आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया, आप उसको भी नामुनासिब कह रहे हैं। तो अब कामरान मुर्तज़ा साहब, ये इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन कहाँ है? अगर एक बयान इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आया जो केयर टेकर हैं, और अगर वो नामुनासिब था तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला। फिर जो रद्द-ए-अमल एक सियासी जमात के सीनियर लीडर्स की तरफ से आया, उस पर भी इलेक्शन कमीशन खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त कहाँ मौजूद है और कानूनी तौर पर क्या इस बयान पर कहीं कोई कार्रवाई बनती है? बड़ी अजीब सी बात है, स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट में मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं थी। इसको मतलब ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता था स्टेटमेंट को, कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, मतलब आप बेहतर अंदाज में यही बात कह सकते थे। मगर पहले तो सरफराज साहब अपने जहन पे खड़े नहीं रहे, फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरी तरफ से जो है ना वो इस तरह के स्टेटमेंट आ गया कि जी फलां का इंतजाम देखिए, फलां का देखिए, वो कहने की जरूरत नहीं थी। ये भी गैर मुनासिब है। जाहिर है जो भी आएंगे या तो आप बेल लेंगे या फिर खुदा न खास्ता उसके बाद जो भी वो होगा, किसी के वारंट है तो गिरफ्तारी उसकी होगी, तो उसके बचने के लिए आपको कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अगर वो कानून ने रास्ता दे दिया तो ठीक है। मसला ये है कि आपके देखिए कि केयर टेकर सेटअप में भी जो है वो गैर मुताद बयान दिए जा रहे हैं। मैं इससे पहले अपना वज़ीर ख़ारजा साहब जो है बड़े
अपने सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, उनका स्टेटमेंट मैं देख रहा था इसराइल के हवाले से। देखिए बिटवीन द लाइन्स जो है ना, वो उनका बड़ा गैर मोहतात स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर का जो है वो गैर मोहतात स्टेटमेंट, सरफराज साहब का भी मुनासिब स्टेटमेंट नहीं था। फिर राना सनाउल्लाह साहब का भी उससे भी बढ़ के स्टेटमेंट आया। तो ये इस वक्त जो है वो मसले मसाइल मुल्क के ऐसे हैं कि ये अगली गवर्नमेंट भी मईशत के हवाले से हमको ऐसे लग चुके हैं मसले कि 5-7 साल 10 साल तक आपके लिए जो बहुत बड़े बड़े सब, तो इस तरह से अगर माहौल को यहाँ पे इतना टेंस कर दिया जाएगा तो फिर आगे नहीं जा पाएगा। और सरफराज तो साहब तो बाकायदा नून के जो है वो एमपीए रहे हैं। एमपीए तो वो जीत के खुद आए थे, मगर बाद में उन्होंने तो करो, ये भी ठीक नहीं। थोड़े से मामला को हम कूल डाउन करें। लेकिन ज़ाहिर है कि कामरान साहब, सियासतदानों को ख़ुद भी थोड़ा सा इसमें एक सियासी तौर पर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने गुस्से को कम करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का किरदार किधर है इसमें? इलेक्शन कमीशन क्यों जो तमाम निगरान मिनिस्टर्स हैं इनको नहीं कह रहा कि जी आप बयानात देते हुए ज़रा थोड़ा सा देखभाल के काम लें, थोड़ी एहतियात करें, और फिर वो सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी पाबंद नहीं कर रहा कि आप भी इस तरह के बयानात ना दें जिससे हालात की ख़राबी का अंदेशा हो? और करना चाहिए। ज़ाब्ता इखलाक तो उनका जारी हो गया है, तो ज़ाब्ता इखलाक जारी हो गया। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो कम से कम किसी को नोटिस जो है ना वो जारी कर देने चाहिए जिस तरफ से भी इधर भी, ताकि उसके बाद वो सारी तो करेगा, उसके बाद मोहतात हो जाएगा, उसके बाद वो नोटिस विड्रॉ हो जाता है या बाज़ औक़ात जो है ना वो जुर्माने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मगर कुछ ना कुछ एक्शन जो है ना इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे शुरू हो जाना चाहिए, और ताकि उससे वैसे भी आपको सरगर्मी नजर आना शुरू हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो कि पहले से नजर नहीं आ रहा। लेकिन कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन जो नोटिस लेता है वो तो बड़े अलामती से होते हैं, उनके उन नोटिस को कोई खातिर में लाएगा या फिर अमली तौर पर कोई कार्रवाई उन्हें करनी पड़ेगी? वरना तो फिर ये तो सिलसिला चल पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है, वैसे ही इलेक्शन डिले है, तो उस वक्त तक तो पता नहीं क्या एक दूसरे से कोई गुत्थम गुत्ता ना हो जाए सियासी जमातें। 3 स्टेजेस होते हैं। जब वो कोई शुबा आ जाता है या जहाँ कहीं भी एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, तो अगर आप सारी कर लेते हैं, तो अगर वो पहली दफा है तो वो वो कंडोन कर देते हैं और सारी कुछ कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज है जिसमें जो है वो किसी कोई 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया, 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया। फिर एक तीसरा स्टेज भी है जहाँ वायलेशन इतनी सख्त हो जाए, फिर वो तीसरा स्टेज भी हो सकता है। मगर अगर कोई रिपीटेडली करे तो उसके लिए जो है ना वो 1, 2, 3 स्टेजेस जो है ना वो फिर थोड़ा सा मोहतात हो जाता है कि उसके बाद जो है ना तीसरा स्टेज भी आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि से शुरू करना पड़ेगा, और उससे कोई इलेक्शन की गहमा गहमी बाकी तो शुरू नहीं हो पाई, मगर इस तरह से लगेगा कि कुछ ना कुछ तो शुरू होगी। ठीक है, तो शर्मिला फारूकी साहब, जो इस वक्त सियासी माहौल ये इन बयानात की सूरत में गर्म हो रहा है, तो ऐसे माहौल में तो वाकई इलेक्शन कमीशन को एक डेट दे देनी चाहिए, और वो भी स्क्वीज़ करके जल्दी की देनी चाहिए। आप लोग की भी डिमांड है 90 रोज़ की। अब इसके लिए कोई अमली तौर पर इकदाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाए हैं या सोच रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? चूँकि सिर्फ बयानात की हद तक तो मामला नहीं बन रहा है, ऐसे तो इलेक्शन कमीशन मानने वाला नहीं है। देखिए, हमने तो खतूत भी लिखे हैं, हमारा एक डेलीगेशन भी उनसे जाके मिला है, और मैं समझती हूँ उसी के नतीजे में ये जो 2 हफ्ते पहले किए गई है डीलिमिटेशन का प्रोसेस, वो उसी का नतीजा है। मज़ीद भी हम डिमांड कर रहे हैं। देखिए, एक जमहूरी दौर के अंदर और जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से तो ये डिमांड ही की जा सकती है ना, या उनसे जाके मिला जा सकता है। वरना तो फिर जिस तरीके से तराजू लेके जो लोग गालम गलोच करते थे और जो धमकियां देते थे, तो वो पीपल्स पार्टी का शेवा तो नहीं है। तो शर्मिला साहब, कोई पुरअमन एहतजाज, कोई मुख्तसर कोई धरना या कोई अदालत की तरफ जाना और वहाँ से कोई मदद तलब करना या इंसाफ लेना, इन पॉइंट्स पर अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहे आप लोग? देखिए, अदालत का तो इसमें कोई काम ही नहीं, और हर कानूनी चीज़ या हर आइनी चीज़ को अदालत नहीं ले जाया जा सकता, और ले जाया जाना भी नहीं चाहिए। ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है उनकी डीलिमिटेशन करना, और वो डीलिमिटेशन के प्रोसेस को वो जिस तरह पहले उन्होंने 2 हफ्ते आगे किया है, इस तरीके से मज़ीद भी कर सकते हैं। इलेक्शन की तारीख़ दे दें, चलें जनवरी की दें, लेकिन दे तो सही ना, तारीख़ तो दें। ये कहना कि जी आखिरी हफ्ता, दिस डज़ नॉट सफाइज। इससे मज़ीद अभाम पैदा हो रहा है, कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, बेचैनी पैदा हो रही है।
ठीक है, तो कैसर अहमद शेख साहब, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा वाज़े अंदाज से कह रही है कि इलेक्शन की डेट दें और जल्द अज जल्द दें, वो तो 90 दिन का मुतालबा कर रहे हैं। चलें, अब ये CCI ने चूंकि नोटिफाई कर दी थी डीलिमिटेशन, मुस्लिम लीग नून क्यों 90 दिन का मुतालबा नहीं कर रही उस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बड़ा ब्लंट होकर बात कर रही है? 9 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व हुई, अभी तकरीबन 50 दिन तो गुजर चुके हैं और 54 डेज का तो स्केड्यूल होता है इलेक्शन का, तो 100 दिन तो ऑलरेडी तकरीबन गुजर गए हैं। ये इस तरह अब 90 दिन की बात करना अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। 54 डेज का तो स्केड्यूल होता है इलेक्शन का। आज भी अगर इलेक्शन का फैसला कर लिया जाए तो 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं हो सकते। अब क्योंकि ये आईनी मजबूरी थी और CCI में सब ने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सब ने मुश्तरका तौर पे ये फैसला किया कि डीलिमिटेशन होना जरूरी है। और बाज़ पार्टियां तो क्योंकि बड़ा एहतजाज कर रही थी, वो कह रही थी कि अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे तो हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो ये कंसेंसस बनाने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को ऐसे इलेक्शन अब हों कि तमाम पार्टियां उसको एक्सेप्ट करें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अभी तक हमारा प्रॉब्लम यही रहा है। देखिए, इंडिया में 17 बार इलेक्शन हो चुका है जब से उन्होंने 47 के बाद। उनके यहाँ की कोई पार्टी कभी इलेक्शन के बाद ये नहीं कहती कि इलेक्शन में था। इसका मतलब ये कि फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन है, हम करवा नहीं पा रहे, हमारे यहाँ हो नहीं रहे, किसी न किसी का इंटरेस्ट होता है इसमें, तो फिर क्या लोग सारी दुनिया में हमारे। ठीक है, लेकिन कैसर यहाँ तो 53 साल हो चुके हैं और जाहिर है कि सियासी जमातें 1970 के बाद से अभी तक फिर यही इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाती हैं कि इलेक्शन को रिग किया गया। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और शर्मिला फारूकी साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।